और दूसरा प्रशासन, फिर अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। ये 4 पार्ट में आपके बढ़ते हैं। तो हमने राजनीतिक वाले में राजनीतिक विस्तार में स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल स्टेट टू एम्पायर एंड फाइनली द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, ये एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हमने शुरू किया प्रशासन। तो प्रशासन में सबसे पहले मैंने आपको मुगल राजत्व की बेसिक प्रेरणा कहां से आई, तुर्की मंगोल पद्धति क्या थी, बाबर और हुमायूं को इस लीगेसी से किस प्रकार से सामना करना पड़ा, फिर अकबर ने उसमें क्या परिवर्तन लाया, ये एरिया हमने कवर किया। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन फॉर्म करवा दिए थे आपको उसी ग्राउंड पर। आज एक क्वेश्चन आप लोग लिख भी रहे थे, हो गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? लिख लिया आप लोगों ने? चेहरे पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिखा होगा तुमने? हाँ, तो नहीं लिखोगे फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का देखते हो समझ के आधार पर लिखना है। तो अगर वो समझदारी तुम डेवलप नहीं करोगे देन व्हाट कैन आई डू? यूपीएससी में जो अंध दौड़ है, इस अंध दौड़ से अपने आप को निकालो, होश में आओ, होश में। इससे नहीं कुछ होगा। जब तक आप माकूल राइटिंग नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होना है, और माकूल राइटिंग एक दिन में नहीं होगी। यू आर सपोज टू मेक ए कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो फिर हमने आपको केंद्रीय प्रशासन का ढांचा करते उस पर सारा क्वेश्चन कल करवा दिया था, याद होगा आपको। सूबा प्रशासन का क्वेश्चन करवा दिया था, स्थानीय प्रशासन का क्वेश्चन करवा दिया था, याद रहे। पीछे से लेके चलो, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन स्थानीय प्रशासन पर डालने वाला हूं, समझ रहे हो? और जब आपने यहां तक का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मनसबदारी, जागीरदारी, जो नॉर्मली बच्चे उसको नहीं समझ पाते, लेकिन तुम्हें मैं बिल्कुल ही क्लास में ही उसको स्मरण करवा दूंगा। और फिर मनसबदारी, जागीरदारी पर इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्ट मैं तुम्हें राइटिंग के स्तर पर ला दूंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता था। तो आप लोग हेडिंग दे दो, मनसबदारी, जागीरदारी। हाँ, मनसबदारी के बाद ऑब्लिक दे देना, मनसबदारी ऑब्लिक जागीरदारी पद्धति। मनसबदारी के बाद मनसबदारी ऑब्लिक जागीरदारी पद्धति, जागीरदारी पद्धति। मनसबदारी ऑब्लिक जागीरदारी पद्धति, उसमें आप डैश ये कर देना। हाँ, 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 डैश देकर लिखिए। हाँ, मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद, शाब्दिक अर्थ है पद, पद। हाँ, 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 लिखिए। हाँ, हाँ, तथा मनसबदारी का अर्थ पद धारक, तथा मनसबदारी का अर्थ पद धारक, मनसबदारी का अर्थ पद धारक, पद धारक। हाँ, देखिए। हाँ, 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 अकबर ने यह पद्धति, अकबर ने यह पद्धति हाँ, अपने शासन के 40वें 41वें, 40वें और ऑब्लिक 41वें ब्रैकेट में 1595 96, 1595 96, 40वें 41वें में आरंभ किया था, आरंभ किया था। देखिएगा। हाँ, देखिए। हाँ, वैसे तो इसकी मूल संरचना, देखो, वैसे तो इसकी मूल संरचना, मूल संरचना चंगेज खान, इसकी मूल संरचना चंगेज खान, चंगेज खान की दशमलव पद्धति ने तैयार किया था, चंगेज खान की दशमलव पद्धति ने तैयार किया था, चंगेज खान की दशमलव पद्धति ने तैयार किया था। परंतु अकबर ने उसमें कहीं व्यापक सुधार लाकर इसे एक मौलिक पद्धति के रूप में स्थापित किया, इसे एक मौलिक पद्धति के रूप में स्थापित किया, इसे एक मौलिक पद्धति के रूप में स्थापित किया।
देखो बच्चे, इधर मेरी बातों पर गौर करना और मेंटली अलर्ट रहना, बातों को समझने की कोशिश करना। ये जस्ट मैंने आपको मनसबदारी जागीरदारी पर परिचयात्मक बातें कही है कि वर्चुअली या मनसबदारी जागीरदारी पद्धति क्या थी। तो ये जो मनसब शब्द पद का व्यंजक है और मनसबदार का अर्थ होता है पद धारक। ये पद्धति अकबर ने अपने शासन के 40वें 41वें वर्ष अर्थात 1595-96 में आरंभ किया था और इसको आरंभिक प्रेरणा मिली थी चंगेज खान की दशमलव पद्धति। सब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि दशमलव पद्धति क्या है। दशमलव का मतलब है कि सेना का जो विभाजन है उसने कई पार्ट में किया था, 10, 100, 1000, 10,000। जैसे 10,000 के संगठन के जो प्रधान होते थे उनको मिनगान बोलते थे और 1 लाख के जो प्रधान होते थे उनको तिवान बोलते थे। तो दशमलव मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, दशमलव। इस तरह से विभाजन किया था। लेकिन उसका जो विभाजन था वो मुख्य रूप से सैन्य विभाजन ही था। अब अकबर के समय अकबर ने उसको एक मौलिक पद्धति के रूप में तब्दील किया। अब ये पद्धति को कैसे आप देखेंगे तो आप इससे पहले सल्तनत काल में, अकबर के पूर्व काल में भी आपने देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि सिविल अधिकारी और सैनिक अधिकारी, इन दोनों अधिकारियों का अलग अलग स्टेटस होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन अकबर ने मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अमीर अथवा उमरा वर्ग, सिविल अधिकारी और सैन्य अधिकारी तीनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। कैसे? अगला लाइन लिखिए कि मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने, लिखो, मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने, इतना लेट के सोए रह जाते हो, क्या करते रहते हो। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने उमरा वर्ग, अकबर ने उमरा वर्ग, अमीर को ही उमरा, जो बड़े अमीर होते थे उनको उमरा बोलते थे, हाँ, उमरा वर्ग कॉमा सिविल अधिकारी और सैन्य अधिकारी, सिविल अधिकारी और सैन्य अधिकारी तीनों को परस्पर जोड़ दिया। सैन्य अधिकारी तीनों को परस्पर जोड़ दिया, तीनों को परस्पर जोड़ दिया, परस्पर जोड़ दिया। अब इधर थोड़ा गौर करना। अब आपके मन में जिज्ञासा हो कि आखिर ये तीनों को कैसे जोड़ दिया, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे देखो, एक मनसबदार का जो पद होता था वह जोड़े अंक में व्यक्त होता था, जोड़े अंक। जैसे एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था, जैसे 5000/5000, 4000/3000 और 3000/1000। तो ये जोड़े, जिसका भी पद है वो जोड़े अंक में व्यक्त होगा। मेंटली अलर्ट रहना। जो पहला, इस जोड़ा में जो पहला अंक होगा वो उसके जात रैंक को बताएगा, उसको कहेंगे जात रैंक। अब जात रैंक क्या है, तो जैसे आप अगर कोई अधिकारी के रूप में सिलेक्ट होते हो तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, तो वो आपका एक स्टेटस होता है। उसी स्टेटस के आधार पर आपको सैलरी मिलती है कि आप किस कैटेगरी सैलरी ग्रुप में हो। तो दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर सैलरी स्टेटस एमंग ऑफिसर्स, हायरार्की एमंग ऑफिसर्स और योर पर्सनल स्टेटस। ये आपका पहला अंक डिसाइड करेगा। दूसरा अंक यह डिसाइड करेगा कि आपके अंदर रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दें, यहां मामला केवल घुड़सवारों का आता है, पैदल सैनिकों का नहीं। पैदल सैनिक तो फिर अलग हुए। मनसबदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह घुड़सवार अपने अंतर्गत इतनी संख्या में रखे। पैदल सैनिक, जो पियादगानों का जहां तक सवाल है, तो पियादगानों को रखने के लिए मनसबदार अधिकृत नहीं थे। और कोई मनसबदार पियादगानों यानी पैदल सैनिक अपने स्तर से रखना चाहे, फुट सोल्जर्स उसको कर सकते हो या इन्फेंट्री कर सकते हो, तो उस फुट सोल्जर्स को अपने तनख्वाह से रखेगा, उसमें किसी तरह की ये चीजें नहीं हो। तो खैर, ये 5 दूसरा नंबर है, उनके अंतर्गत रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या बताती थी। अब अबुल फजल ने मनसबदारों के 66 ग्रेड बताए हैं, जिनमें 33 ग्रेड कार्यशील था, 33 ग्रेड कार्यशील था। और मनसबदारों का स्टेटस आप देखोगे तो जो कार्यशील ग्रेड है वो 10 से लेकर और 10,000 तक उनका स्टेटस होता था।
लोएस्ट 10 और हाईएस्ट 10,000 ग्रेड। लेकिन हां 5,000 से अधिक ग्रेड सामान्यतः मनसबदारों को नहीं मिलता था। 5,000 से अधिक ग्रेड वैसे ही मनसबदारों को मिलता था जो रक्त संबंध से जुड़े हुए थे। जैसे अकबर के समय 7,000 जात और 7,000 सवार रैंक केवल 2 मनसबदारों को मिला था। एक मिला था मिर्जा अजीज कोका जो अकबर का सौतेला भाई था, और दूसरा राजा मानसिंह जो उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव था। तो ये नॉर्मली होता था। अब इसमें यह देखना है कि 2 अलग अलग स्तर बताता हूं। एक स्तर बताता हूं कि केवल जात रैंक के आधार पर भी मनसबदारों का 3 श्रेणियां होती थी। जैसे जात रैंक के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। जैसे कोई मनसबदार है, उसका जात रैंक अगर 10 से 500 के बीच है तो उस कहा जाता था सिंपली मनसबदार। उसका स्टेटस अगर 500 से 2500 के बीच है तो उसको अमीर का दर्जा मिल जाता था, और जब 2500 से 5,000 के बीच है तब उसे अमीर उल उमरा का दर्जा मिलता था। तो ये 3 स्तर मनसबदारों के जात रैंक के आधार पर थे। फिर जात रैंक और सवार रैंक के परस्पर संबंधों के आधार पर भी 3 स्तर थे। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक उसके जात रैंक के बराबर है तो फिर वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। अगर किसी का सवार रैंक उसके जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक है तो वह दूसरी श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक उसके जात रैंक के आधे से कम है तो तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहेगा। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक ऊंचा है, मतलब जात रैंक के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो मनसबदार बड़ा ही महत्वपूर्ण मनसबदार है, उसका सैनिक दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजपूत मनसबदारों का सवार रैंक काफी ऊंचा रखा जाता था। सामान्य स्थिति में सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। 2 ही स्थितियों में सवार रैंक जात रैंक से अधिक हो सकता था। एक था मशरूत जागीर की स्थिति में, या फिर 2 अस्पृश्य पद्धति की स्थिति में जो जहांगीर के द्वारा आरंभ किया गया था। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये चीज आप लोग समझ पाए कि नहीं समझे? ये मनसबदारों की 3 इस आधार पर आप देख रहे हो 3 श्रेणियां हैं। ये नॉर्मली 5,000 ये बराबर है, ये आधे से ज्यादा है सवार रैंक, आधे से कम है। अब इसके बाद तब मैं आपको तनख्वाह निर्धारण या जागीर या इन बातों को बताऊंगा जो आप देखोगे। तो आप आगे बढ़ो। आप नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दे दो। हाँ, छोटा सा हेडिंग, मनसबदारी पद्धति की संरचना। मनसबदारी पद्धति की संरचना, मनसबदारी पद्धति की संरचना एवं संचालन। मनसबदारी पद्धति की संरचना एवं संचालन, डैश दीजिए और डैश देकर लिखिए। हाँ, डैश देकर पॉइंट 1 लिखिए, जात और सवार रैंक। जात और सवार रैंक, जात और सवार रैंक। जात में बोर्ड पर क्या देख रहे हो कि लिख दूं जवाकार जा और तो, यही तो हमसे उम्मीद कर रहे हो ना। बोर्ड पर जो देख रहे हो जात, और सवार में दंत सो वो आकार वा और रॉ, इतना ही के लिए मेरी सहायता खोज रहे हो। हद करते हो तुम लोग। घर में बुकलेट पड़ा हुआ है, उसको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इतना भी डल मत बनो। जात एवं सवार रैंक, डैश देकर लिखिए। हाँ, ये तीनों का ऐसे दे दीजिए उदाहरण, तीनों लिख दीजिए। नीचे आओ ना, नीचे क्यों उसको करो, नीचे से इसको पैरेलल में डालो। अरे 5,000/5,000 लिखो, 4,000/3,000 लिखो, 3,000/1,000 लिखो। 5,000/5,000, 4,000/3,000 और 3,000/1,000। नीचे ब्रेक दीजिए और लिखिए। लिखिए, एक मनसबदार का पद, एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। हाँ हाँ, जोड़े अंक में व्यक्त होता था। हाँ लिखिए। हाँ, पहला अंक, पहला अंक जात रैंक, हाँ जात रैंक, और दूसरा अंक सवार रैंक कहा जाता।
दूसरा अंक सवार रैंक कहा जाता। दूसरा अंक सवार रैंक कहा जाता। जात रैंक किसी भी मनसबदार, जात रैंक किसी भी मनसबदार, जात रैंक किसी मनसबदार का मनसबदारों के बीच, जात रैंक किसी मनसबदार का मनसबदारों के बीच, मनसबदारों के बीच अस्तर, अस्तर कौमा पदानुक्रम, पदानुक्रम एवं व्यक्तिगत तनख्वाह का निर्धारक होता था। पदानुक्रम एवं व्यक्तिगत तनख्वाह का निर्धारक होता था, एवं व्यक्तिगत तनख्वाह का निर्धारक होता था, व्यक्तिगत तनख्वाह का निर्धारक होता था। जबकि सवार रैंक, जबकि सवार रैंक, जबकि सवार रैंक एक मनसबदार के अधीन, सवार रैंक एक मनसबदार के अधीन सैनिकों की संख्या को भी बताता था। सॉरी, घुड़सवार सैनिकों, सवार रैंक एक मनसबदार के अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या को बताता था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या को बताता था। एक बात बताओ, ओके है? सब लोग समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आर यू क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पहला पॉइंट ही दिया था जात और सवार का, क्या दिया था? सवार रैंक। अब पॉइंट नंबर 2 दीजिए, और पॉइंट नंबर 2 में दीजिए कि मनसबदारों का श्रेणीकरण, मनसबदारों का श्रेणीकरण, श्रेणीकरण डैश दीजिए, और डैश देकर पॉइंट ए लिखिए। डैश देकर पॉइंट ए कि अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों के कुल 66 ग्रेड होते थे। मनसबदारों के कुल 66 ग्रेड होते थे, जो 10 से लेकर 10,000, जो 10 से लेकर 10,000 जात रैंक के बीच होते थे, जो 10 से लेकर 10,000 जात रैंक, 10 से लेकर 10,000 जात रैंक के बीच होते थे, जात रैंक के बीच होते थे। बीच होते थे। ठीक है, ठीक है। परंतु व्यवहार में, परंतु व्यवहार में इनमें 33 ग्रेड ही कार्यशील, कार्यशील जिनका क्रियान्वयन हो सके, 33 ग्रेड ही कार्यशील होते थे, 33 ग्रेड ही कार्यशील होते थे, होते थे तथा सामान्यतः, तथा सामान्यतः 5,000 से ऊपर जात रैंक, सामान्यतः 5,000 से ऊपर जात रैंक, जात रैंक केवल अपने रक्त संबंध के लोगों को ही, 5,000 से ऊपर जात रैंक केवल अपने रक्त संबंध के लोगों, केवल अपने रक्त संबंध के लोगों को ही दिया जाता था। केवल अपने 5,000 से ऊपर जात रैंक केवल अपने रक्त संबंध के लोगों को ही दिया जाता था, रक्त संबंध के लोगों को ही दिया जाता था। अब पॉइंट नंबर बी लिखिए, बी लिखिए। देखिए, जात रैंक के आधार पर, जात रैंक के आधार पर, आधार पर मनसबदारों, मनसबदारों की, मनसबदारों के 3 स्तर थे, मनसबदारों के 3 स्तर थे, 3 स्तर थे, 3 स्तर थे। अब डैश देकर, डैश देकर लिखिए पहला नाम मनसबदार, मनसबदार, और मनसबदार के बाद डैश देकर लिखिए 10, 10 और 500 के बीच जात रैंक,
10 और 500 के बीच जात रैंक, 10 और 500 के बीच जात रैंक। उसके नीचे फिर टर्म दे दीजिए अमीर, उसके नीचे अमीर और फिर डैश देकर लिख दीजिए 500 से 25, 500 से 2500 के बीच जात रैंक, जात रैंक। तीसरा लिख दीजिए अमीर उल उमरा, या उम्दा भी बोलते हैं, कई बार उम्दा भी बोलते हैं, अमीर उल उमरा, और डैश दे दीजिए 2500 से अधिक जात रैंक, 2500 से अधिक जात रैंक, 2500 से अधिक जात रैंक, जात रैंक, 2500 से अधिक जात रैंक। ये पॉइंट सी था, बी पॉइंट सी लिखिए, पॉइंट सी लिखिए कि जात और सवार रैंक के बीच, जात और सवार रैंक के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर भी, जात और सवार रैंक के परस्पर संबंधों के आधार पर भी मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, डैश दीजिए और डैश देकर पहले लिखिएगा प्रथम स्तर, प्रथम स्तर, डैश दे दीजिए। अच्छा ये प्रथम श्रेणी, स्तर नहीं, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, और प्रथम श्रेणी में डैश दे दीजिए और लिखिए जात और सवार रैंक बराबर, जात रैंक और सवार रैंक बराबर, बराबर। दूसरा लिखिएगा द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी नीचे, और डैश देकर लिखिए सवार रैंक जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक, सवार रैंक जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक, अधिक। फिर नीचे लिखिए तृतीय से अधिक, सवार रैंक जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक, अधिक। फिर नीचे लिखिए तृतीय से, रिपीट करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बनता है, रिपीट करने में तुम 50 बार रिपीट करें, लेकिन हमने तुमको समझा दिया है और तुमने ऊपर जो लिखा है जात और सवार रैंक, इसका मतलब है तुम मेंटली अलर्ट नहीं रहते हो। रिपीट तो हम 50 बार करेंगे। हमने तुमको बताया कि सिंपल सा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कलम पर उतर जाना चाहिए। जात और सवार रैंक बराबर होना है, दूसरे में सवार रैंक आधे आधे से अधिक होना है, और तीसरे में सवार रैंक आधे से कम होना है। तो इसका मतलब है केवल तुम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, क्लास में दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। देखो तुम स्टूडेंट हो, हम सारी चीजें समझते हैं ना, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूं। जब एक क्या सवार रैंक जात रैंक के आधे, जात रैंक एक पैमाना है और सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता। आधे से अधिक होना चाहिए ना, पूरे से अधिक नहीं होना चाहिए ना। तो वो उल्टा कर दी, तो इसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप समझ गए ना, बस हो गया। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको मैंने जात और सवार रैंक के परस्पर संबंधों के आधार पर 3 रैंक बताया, दिमाग में रखिए। एक है कि सवार रैंक जात रैंक के बराबर है, दूसरा सवार रैंक जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक है, और तीसरा सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम है। इतनी ही तो बात है। 3 बार 4 बार मैं पहले समझाता हूं तब लिखवाता हूं ना आपको, तो पहले मैंने समझा दिया फिर लिखवा रहा हूं। क्लियर हो गया आपको? कंफ्यूजन कहां था? हाँ, तो इट इज पॉइंट क्लियर। अब देखो बच्चों, हमने दूसरे वाले पॉइंट में, दूसरे वाले बिंदु में क्या किया है, दिमाग में रखिए। हमने दूसरे वाले बिंदु में आपको दिया है कि जैसे पहला तो मैंने आपको बताया कि मनसबदारी जागीरदारी क्या थी। दूसरे में मैंने बताया कि देखो मनसबदारों का, मनसब का अर्थ क्या होता था, मनसबदार का कैसे जात और सवार रैंक के आधार पर उनके पद का संचालन होता था, जात रैंक क्या था, सवार रैंक क्या था। तीसरा मैंने पॉइंट बनाया है कि जात रैंक और सवार रैंक के परस्पर संबंधों के आधार पर मनसबदारों का स्तर क्या था, मनसबदारों की श्रेणियां क्या थी। तो उसमें मैंने यहां पर देखो, एक तो अबुल फजल को दिया, जो आप दिमाग में रखना कि 66 ग्रेड है, जो 10 और 10,000 के बीच है। आपको प्रीलिम्स में भी कुछ, इस बार देखो प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन मनसबदारी जागीरदारी पर पूछा है, देखा है ना। इस बार बल्कि
वहां पर हिस्ट्री के पेपर, जो वहां पर जीएस का पेपर हुआ उसमें मध्यकालीन बमबास्ट किया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हिस्ट्री के लड़के नॉर्मली नेचुरली एडवांटेज पोजीशन में रह जाते हैं। तो तीसरा आप देखते हो कि अब वो मैंने बताया कि 66 ग्रेड है, 66 में 10 और 10,000 के बीच है, एकदम याद हो रहा होगा, बहुत इजी है क्या। और नॉर्मली वो तो कहता है सैद्धांतिक तौर पर 10 से 10,000, लेकिन जैसे आपका पूर्णांक 250 है एक पेपर में, 250 किसी को मिलता नहीं ना, तो नॉर्मली क्या होता है ताकि 10,000 नहीं मिलता था, और 5,000 से अधिक मिलने में फिर बड़ी परेशानी होती थी। वो उसी को मिल सकता था जो बहुत विश्वासी हो या रक्त संबंध से जुड़ा हुआ हो, जैसे मैंने बताया मिर्जाजी को कवर। तो एक तो मैंने अबुल फजल का दृष्टांत दिया, दूसरा दृष्टांत दिया कि मनसबदारों का 3 स्तर केवल आप जात रैंक के आधार पर देखो, तब आपको मिलेगा अमीर, मनसबदार, अमीर और अमीर उल उम्दा। ओके। दूसरा मैंने कहा कि जात रैंक और सवार रैंक, इन दोनों के संबंधों के आधार पर भी तुम 3 स्तर देखो। प्रथम श्रेणी के मनसबदार वो है जिनका सवार रैंक जात रैंक के बराबर है। दूसरी श्रेणी के मनसबदार वो है जिनका सवार रैंक जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक है। और तीसरी श्रेणी के मनसबदार वो है जिनका सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम है। इतना तो हो गया। अब वहीं पर नीचे लिख दो पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि सामान्यतः सवार रैंक, किधर से आवाज आई? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तुम ही पूछे थे। हाँ सवार रैंक, सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, कि सामान्यतः सवार रैंक, किधर से आवाज आई? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तुम ही पूछे थे। हाँ सवार रैंक, सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। दो ही स्थितियों में सवार रैंक जात रैंक से अधिक होता, सवार रैंक जात रैंक से अधिक होता। होता हाँ प्रथम, प्रथम, अब फिर उसमें वही पॉइंट रिपीट मत करना, ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रथम क्यों लिख दो, रैंक सवार रैंक जात रैंक से अधिक होता, रैंक जात रैंक से अधिक होता। रैंक सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। दो ही स्थितियों में सवार रैंक जात रैंक से अधिक होता, सवार रैंक जात रैंक से अधिक होता। होता हाँ प्रथम, प्रथम, अब फिर उसमें वही पॉइंट रिपीट मत करना, ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रथम क्यों लिख दो शब्द में, प्रथम। हाँ प्रथम मशरूत, आगे बताऊंगा मशरूत जागीर, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मशरूत जागीर, प्रथम मशरूत जागीर की स्थिति में, जागीर की स्थिति में, स्थिति में मशरूत जागीर की स्थिति में दूसरे, दूसरे दो अस्पा, दूसरे दो अस्पा से अस्पा, दो अस्पा से अस्पा, दूसरे दो अस्पा से अस्पा, दो अस्पा से अस्पा, हाँ से अस्पा, ये मैं आगे बताऊंगा। दो अस्पा से अस्पा, दो अस्पा से अस्पा की पद्धति, दो अस्पा से अस्पा की पद्धति में, दो अस्पा से अस्पा की पद्धति, पद्धति में, अभी दोनों क्या है अभी मुझसे मत पूछना, आगे आ जाएगा, ये दोनों चीज आ जाएगी। मैं अभी तुम केवल इतना जानो कि सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, सामान्यतः, और सामान्य स्थिति में हो सकता था, वो असामान्य स्थिति की चर्चा मैंने कर दी है। अब बताओ इतना तुम लोग क्लीन चिट देते हो तो आगे बढ़े, इतना ओके है? अब नीचे ब्रेक देकर छोटा सा हेडिंग दे दो, लिखिए हाँ, हाँ, नीचे ब्रेक देकर हाँ, दह बिस्ती प्रणाली क्या थी, दह बिस्ती, द बिस्ती प्रणाली क्या थी, द बिस्ती प्रणाली क्या थी।
क्या थी? डैश देकर लिखिए। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है 10 सवार पर, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है 10 पर 20, 10 पर 20, 10 20 है ना, 10 पर 20, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 10 पर 20 को खेलना, 10 पर 20 अर्थात 10 सवार और 20 घोड़े। डैश देकर लिखिए। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है 10 सवार पर, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है 10 पर 20, 10 पर 20, 10 20 है ना, 10 पर 20, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 10 पर 20 को खेलना, 10 पर 20 अर्थात 10 सवार और 20 घोड़े, 10 सवार और 20 घोड़े, और 20 घोड़े। देखिए, हाँ देखिए, अगर सॉरी, हाँ एक मिनट, अगर कट कर दो, लिखो उसकी जगह कि एक सवार पर 2 घोड़े दिए जाते थे, एक सवार पर 2 घोड़े दिए जाते थे, दो घोड़े दिए जाते थे। अगर किसी सवार पर एक घोड़ा है, अगर किसी सवार पर एक घोड़ा है, एक घोड़ा है तो हाँ हाँ तो इसका, हाँ तो उसे हाँ हाँ नीम सवार, नीम सवार, नीम सवार ब्रैकेट में लिख दो आधा सवार, नीम सवार ब्रैकेट में आधा सवार, उसे नीम सवार ब्रैकेट में आधा सवार कहा जाता था, नीम सवार ब्रैकेट में आधा सवार कहा जाता था। नीम सवार जैसे आपने कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, तो मतलब आधा जो वैद्य होता है वो बड़ा भयानक होता है, तो नीम का मतलब होता है उसमें फारसी में आधा, तो नीम सवार कहलाता था। देखो ऐसा इसलिए होता था जैसे युद्ध मैदान में अब 2 घोड़े रहेंगे, अब एक घोड़ा थक गया या घायल हो गया, तो एक घोड़ा थक गया या घायल हो गया तो तेजी से घोड़ा बदला जा सकता था। अब पता चलता है कि एक घोड़ा थक गया, घायल हो गया, तो उसके बाद आप तुरंत पैदल सैनिक में तब्दील हो गए, क्योंकि अब कैसे आप घोड़े का यूज करेंगे, तो 2 घोड़े रहना आवश्यक होता था, इसलिए इसको दबिस्ती प्रणाली भी कहते थे। मेरे डर से दबिस्ती तो समझ गए होगे, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 10 घोड़े, 10 सवार और 20 घोड़े। अब नीचे ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर हेडिंग दीजिए, हाँ कि हाँ देखिए, हाँ हाँ सैनिक से है, घुड़सवार सैनिक से है। अमीर तो उससे बड़े अधिकारी होते थे ना, अमीर तो वो है जिसके अंतर्गत सवार रखे जाते हैं, यहां तो घुड़सवार सैनिक को सवार कहा गया है, वो अमीर नहीं है। नीचे ब्रेक दीजिए और हेडिंग दीजिए, दीजिए कि हाँ लिखिएगा हेडिंग में, मनसबदारों के तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था, मनसबदारों के तनख्वाह, मनसबदारों के तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था, मनसबदारों के तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था, मनसबदारों के तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था, तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था। अब इसमें लिखिए कि चेन डाल दिया, हाँ हाँ लिखिए, हाँ 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 इसके लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती थी, इसके लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती थी। अपनाई जाती थी। निम्नलिखित विधि अपनाई जाती थी। अब यहां पर देखो, पहले तुम लोग समझ लो, जैसे वो जो मैंने उदाहरण दिया है उसी को तुम, उदाहरण को मैं इस पर समझा देता हूं और तब फिर, हाँ सॉरी, 4,000, 3,000 और 3,000, 1,000। अब इसको पहले समझ लीजिए आप लोग, और आप लोग ओके करिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो एक्चुअली होता क्या था कि ये जो पहला है जात रैंक, वो उसका व्यक्तिगत तनख्वाह है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं।
तो पहले तो आप कोई मनसबदार, उसका स्टेटस है, जैसे फर्स्ट श्रेणी का अगर कोई अधिकारी है प्रथम श्रेणी का, तो उसका तनख्वाह का एक अलग स्टेटस है। उसी तरह से द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, सबका अलग होता है। तो उसी प्रकार से इसका श्रेणीकरण अलग हुआ है। जैसे इसका देखो 5000 जात है और 5000 सवार है, तो मतलब है कि 5000 जात जो रैंक है, वह रैंक उसके व्यक्तिगत स्टेटस का व्यंजक है। व्यक्तिगत स्टेटस का व्यंजक से मतलब है कि उसका दर्जा क्या है और उसी के अनुसार उसका तनख्वाह होगा। माना कि हमें पता नहीं है, और नॉर्मली मैं बताऊं कि जो मुगल होते थे उनका जो करेंसी था वो चांदी की करेंसी रुपया होता था और तांबे की करेंसी दाम होता था। दाम, चांदी की करेंसी रुपया और तांबे की करेंसी दाम। जैसे सल्तनत काल में चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल होता था, यहां पर दाम होता था। लेकिन मुगलों के समय इफेक्टिव करेंसी जो थी वो दाम थी। इफेक्टिव करेंसी दाम का मतलब यह हुआ कि उनका जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता था वो भी दाम में होता था। जैसे कोई किसान जो उनको राजस्व देता था, भू राजस्व, वो दाम में देता था। और फिर वो अधिकारियों का जो तनख्वाह निर्धारण करते थे वो भी दाम में करते थे। तो एक मनसबदार है, उसका तनख्वाह निर्धारण करना है, तो पहला जो उनका रैंक है, पहला वर्ड, ये जो पहली संख्या, वो उसके व्यक्तिगत स्टेटस के आधार पर, माना कि अगर उसका 5000 जात रैंक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आप इसको रियलिस्टिकली मत लेना। जैसे पहला उनका 5000 जात रैंक है, तो उनका व्यक्तिगत तनख्वाह माना कि 50,000 दाम हो गया निर्धारित महीना। अब ये 50,000 दाम उनका व्यक्तिगत तनख्वाह हो गया, और इधर जो 5000 सवार है वो उसके अंतर्गत रखे जाने वाले सवारों की संख्या है। उसके अंतर्गत रखे जाने वाले सवारों की संख्या है। तो इसका मतलब है कि इनका जो सवार का खर्च हो तो राज्य देगा, वो व्यक्तिगत तनख्वाह से कहां से करेंगे, उसमें तो अपना खर्च पूरा कर रहे हो। तो माना कि 5000 सवार का खर्च 50,000 महीना है, तो 50,000 उनका व्यक्तिगत तनख्वाह हो गया और 50,000 उनके सवार का खर्च हो गया। तो उनको प्रत्येक महीना मिलना है 1 लाख दाम। इतना तो समझ गए होगे। अब 1 लाख दाम उन्हें मिलना है, तो पहले वो हर महीने में सैलरी स्लिप नहीं करती थी आज की तरह। तो पहले आपको महीने के तनख्वाह को वार्षिक तनख्वाह बनाना है, तो उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 1 वर्ष का तनख्वाह 12 लाख दाम। अब चूंकि उस समय कुछ मनसबदारों को नगद में वेतन मिलता था, लेकिन अधिकांश बड़े मनसबदार को तो बिल्कुल ही जागीर में वेतन मिलता था, तो उनको 12 लाख दाम भर की जागीर दी जाएगी। अब यहीं पर तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई सल्तनत काल में जो इक्ता होता था और अभी जो जागीर है उसकी प्रकृति में अंतर है। उसकी प्रकृति में अंतर यह है कि जो इक्ता है सल्तनत काल में, अब इतना देखो वैल्यूएबल चीज चल रहा था, तुम चले गए बाहर, और फिर क्लास के बाद आओगे कल, तुम क्लास के बाद एक छोटी चीज पूछ रहे हो, तुम कैसे समझोगे? न समझ है न उत्कटता है समझने की। अब अभी तुमको ऐसी इमरजेंसी आ गई थी। मनसबदारी जिस समय मैं लिखवाता रहा हूं, बेशक चले जाओ, मैंने कई बार समझा, लेकिन जब समझाता रहा हूं तो क्लास में बैठा करो, तभी इस चीज को समझ पाओगे। ये सब समझने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। पूछोगे कि किसे पूछना कि मनसबदारी जागीरदारी पद्धति, पता चलेगा 5 वर्ष इतिहास की सेवा कर रहे हैं, मनसबदारी जागीरदारी की प्रकृति क्लियर नहीं। और वैसी चीज मैं तुमको 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर समझा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये साधारण काम नहीं है। और इस काम को करने के लिए तुमको भी एबनॉर्मल तरीके से चलना पड़ेगा, हमें भी चलना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को क्वालिफाई करने की इच्छा से आए और कुछ इतर इच्छा से आए हो, तो स्टडी क्लास में फिर मतलब ही नहीं है करने का। अब चले जाओ मुखैनर के किसी भी क्लास में, यहाँ बहुत जगह पर कपिल शर्मा का शो चलता रहता है, शामिल हो जाना कहीं जाए। तो मतलब अब उसका पहले 12 लाख दाम बनाओगे, और तुम्हें यह दिक्कत होगी कि जागीर के कैसे करें। जागीर क्या है? तो देखो, इसको ऐसे समझो, पहले इन तीनों का तनख्वाह निर्धारित कर देते हैं। अब इसका उसी रेशियो के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर 4000 इसका जात रैंक है तो 40,000 दाम निर्धारित कर दोगे, और यहाँ पर 3000 सवार है तो 30,000 दाम, तो 40 30 70,000 दाम, और 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? हाँ, जो भी आ रहा हो। इधर 3000 है, 3000 दाम, उसका 3000 है तो इसका 30,000 दाम निर्धारित कर दो व्यक्तिगत तनख्वाह, और 1000 10,000 दाम सवारों की संख्या निर्धारित करके दे दो 40,000 दाम, और 40,000 दाम को फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ रहा हो वो उसका 84, वो उसका हो गया वार्षिक तनख्वाह। अब उनको कैसे मिलेगा तनख्वाह? तो इसको सबसे जो महत्वपूर्ण होता था तनख्वाह देने वाला, वो कराता था जागीर तनख्वाह। जागीर तनख्वाह में क्या है? जैसे मुगल एम्पायर है, तो मुगल एम्पायर में तुमने यहां पर बादशाह देखा, उसके बाद तुमने क्या देखा? ये सूबा प्रशासन था, सूबा,
और सूबा के नीचे आए तो सरकार का प्रशासन था, और सरकार के नीचे आए तो परगना का प्रशासन, और परगना के नीचे आए तो गांव है। तो अब परगना के नीचे गांव है, तो अब कई गांव मिलकर 10-20 गांव मिलकर एक परगना बनता था, या 25 गांव मिलकर 40 गांव मिलकर, वॉट एवर में भी, उस गांव के साइज पर डिपेंड करना, परगना के साइज पर। तो नॉर्मली क्या होता था कि तनख्वाह तो जाना है गांव से ही, माने जागीर जो राजस्व जाना है वो तो राजस्व तो गांव से ही जाना है। तो गांव से राजस्व जाना है, तो उसमें क्या होता था कि जैसे आपको अगर सल्तनत याद होगा, तो सल्तनत वाले प्रशासन में देखो कि देखो ये जो खालिसा लैंड है, वो खालिसा लैंड क्या है, सीधे राज्य को जाती थी, और बाकी बड़े बड़े इक्ता में डिवाइड करके और फिर मुक्तियों यानी अमीरों के बीच विभाजित कर दिया गया था। और जो बड़े बड़े इक्ता में डिवाइड करके जो अमीरों के बीच आवंटित किया गया था, वो आवंटन जिनको दिया गया था उनको मुक्ति बोलते थे। ये मुक्ति को बड़े बड़े एकता के रूप में दिया गया था। इस पर तो राज्य का निरीक्षण है ही नहीं, ये तो राज्य आपको दे दिया एक एरिया, आप उस एरिया पर शासन कर रहे हो, और आप ही बता रहे हो कितना रेवेन्यू आ रहा है, और आप ही बता रहे हो कितना खर्च हो रहा है, और उस खर्च को काटकर जो फवाजिल रकम है वो केंद्रीय खजाने में भेजा जाना है। यही तो विभिन्न सुल्तानों के अधीन चिंता का कारण बनता था, क्योंकि हमेशा मुक्ति यह बताने की कोशिश करता था कि बचत नहीं है, और सुल्तान यह दर्शाने का प्रयास करता था कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा महसूल हमें दो। तो पूरे सल्तनत काल में तकरार होती रही। जो मजबूत सुल्तान होता था वो किस तरह से मुक्ति को गला दबा के वसूल लेता था, और जब सुल्तान कमजोर होता था तो मुक्ति इनकार कर जाते। तो यही खेल चलता रहा। यहां पर ये जागीरदारी पद्धति में ऐसा कुछ नहीं होना है बच्चे, पूरे साम्राज्य पर मुगल प्रशासन का नियंत्रण है, इसमें कोई अमीर अमीर का प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। अब ये इसी हायरार्की में बटा हुआ है। इसी हायरार्की में तुम देखते हो कि अब ये परगना है, परगना के अधीन अब तुम एक मनसबदार हो, तो डिपेंड करता है, अगर छोटा मनसबदार होगे तो हो सकता है एक गांव मिल जाए, लेकिन 1-2 गांव नहीं मिलता था नॉर्मली। अगर हाँ ये मिलता था कि जैसे आप 50 गांव है तो 50 गांव में आप एक मनसबदार हो, तो अगर आपको 20 गांव, आप कहोगे कि भाई जागीर क्या थी, तो जागीर का मतलब है कि जो संपूर्ण राजस्व निर्धारण का मतलब केवल भू राजस्व नहीं। जैसे आप कोई जो क्षेत्र आपको दिया गया, उस क्षेत्र में कई प्रकार के कर राज्य लेते थे, भू राजस्व लेते थे, हाट बाजार पर कर लगाते थे, चुंगी लेते थे, चुंगी शुल्क, जितने कर राज्य लेते थे उस सारा कर तुम्हें ट्रांसफर हो गया उस एरिया का। अब वह कर तुम्हारा तनख्वाह हुआ। तो कहोगे भाई ट्रांसफर का बेसिस क्या रहेगा? ट्रांसफर का बेसिस तुम्हारा तनख्वाह निर्धारण है। अगर तुम्हारा तनख्वाह 12 लाख दाम आ रहा है, तो 12 लाख दाम भर के पूर्ण राजस्व निर्धारण राज्य तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। अब उसके बाद प्रशासन, वो मान लो पूरा परगना तुम्हारा ट्रांसफर हो गया 1 मिनट के लिए राजस्व, अगर बहुत बड़ा अगर है, वो बहुत बड़ा हो जाता था, उतना बड़ा नहीं। अगर मान लो कि जितने कर राज्य लेते थे उस सारा कर तुम्हें ट्रांसफर हो गया उस एरिया का। अब वह कर तुम्हारा तनख्वाह हुआ। तो कहोगे भाई ट्रांसफर का बेसिस क्या रहेगा? ट्रांसफर का बेसिस तुम्हारा तनख्वाह निर्धारण है। अगर तुम्हारा तनख्वाह 12 लाख दाम आ रहा है, तो 12 लाख दाम भर के पूर्ण राजस्व निर्धारण राज्य तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। अब उसके बाद प्रशासन, वो मान लो पूरा परगना तुम्हारा ट्रांसफर हो गया 1 मिनट के लिए राजस्व, अगर बहुत बड़ा अगर है, वो बहुत बड़ा हो जाता था, उतना बड़ा नहीं। अगर मान लो कि आपको 10 गांव, 20 गांव, 30 गांव हो गए, तो इसका मतलब है वहां का प्रशासन यहाँ परगना के स्तर पर देखिए। और परगना के स्तर पर अधिकारी का नाम कौन कौन बताएगा? परगना के स्तर पर अधिकारी का नाम कौन कौन बताएगा? मेमोरी टेस्ट कौन कौन फेल किया, और पास तो इतने ही लोगों ने किया। क्या हाल है तुमको? क्या परगना में फौजदार दिखा रहे हो? उसमें हो ना? कौन कौन बताएगा? आने से पहले रिवाइज किया था? रात में सोते हो कि नहीं? सोया हुआ चेहरा तो नहीं लगता है। हाँ, तो कौन कौन बताएगा? नाम बताओ। जो रात में नहीं सोता है वो बिल्कुल बताने की स्थिति में नहीं, इसलिए रात में सोना भी जरूरी होता है। तो क्या क्या नाम हुआ? सिकदार और आमिल। तो अब अगर वो परगना के स्तर पर है तो प्रशासन सिकदार देख रहा है, आमिल देख रहा है। देखो आज भी जाके फिर रिवाइज करो उसको, जो हायरार्की ऑफ ऑफिसर का रिवाइज किया था तुम लोगों ने, सभी लोगों ने रिवाइज किया था? रिवाइज किया था क्या? नहीं किया था? क्या क्या कर रहे हो आजकल? अरे पिछला वाला गोली मारो ना यार, जो भी ताजा है उसको करो ना। पीछे तो गया तुम्हारा, पीछे जो छूटे हो गए वो फिर अब आगे याद करना 2 महीने के बाद। अभी तुम करंट में चलो साथ साथ। आज जो मैंने कराया उसको आज जाके रिवाइज करो। रिवाइज किया था तुम लोगों ने? आज की चीज आज रिवाइज। मैं मनसबदारी कल पूछने जा रहा हूं, आज जो पढ़ा रहा हूं उसको सारा डेटा आज मैं कल पूछूंगा, और कल मैं मनसबदारी से एक क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। नहीं, वो पीछे स्थानीय प्रशासन छोड़ के मनसबदारी पर आ रहा हूं।
फिर स्थानीय प्रशासन का डेट मैं बात दूंगा, मनसबदारी फिर मनसबदारी नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबका। तो अब परगना का जो अधिकारी है, सरकार के स्तर का अधिकारी जानते हो? कौन कौन बताएगा सरकार के स्तर का अधिकारी? क्या याद है? रिवाइज किया था आज? रिवाइज किया था रात में? कब किया था? राइट, रात में। बहुत सीरियस नहीं लगते हो तुम, कुछ दूसरा धंधा तो स्टार्ट नहीं कर दिया है, पढ़ाई में हो ना, बहुत सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो। सीरियसली पढ़ो, एकदम माथे में चंदन लगाओ और रात में शुरू हो जाओ, और फिर सवेरे में आने से पहले, क्लास अटेंड करने से पहले पूरा डेटाज याद करके आओ, डेटाज को पढ़ के रिवाइज करके आओ। कोई भी विद्वान बना है बच्चे तो मेहनत करके बना है। तो अभी हमें देख रहे हो, लेकिन हमने कितनी मेहनत की उसका अंदाजा है तुम्हें? ऐसे नहीं होता है। तब बैठ के पूरे हिस्ट्री तुमको एक्सटेम्पोरल क्लास में पढ़ा देते हैं बिना किसी स्लिप के। ये इतिहास के अध्यापन में नया चीज है। तुमको पूरे इंडिया में ऐसा नहीं बिना स्लिप के कोई पढ़ा, चाहे प्रोफेसर हो, पता चला कि जिंदगी भर पढ़ाते रहे मिडिवल हिस्ट्री, लेकिन हमेशा स्लिप लेके ही आएंगे क्लास में। लेकिन स्लिप लेके पढ़ाने में क्या है, इफेक्ट नहीं आता है। जैसे मोदी साहब का मजबूरी समझ सकते हैं कि स्पीच क्यों देखकर वो नहीं देते, उसमें इफेक्ट नहीं आता है ना, फिर तो उसमें बंध जाता है आदमी, लगता है गुलाम हूं पेज का। फ्रीलांस आइडियाज उसके दिमाग में आइडियाज खुद बन के आना चाहिए। और कहोगे डेटाज, तो जो डेटाज हम यहां याद नहीं कर सकते वो परीक्षा भवन में कभी याद नहीं रहे। जो हम यहां नहीं लिख सकते वहां नहीं लिख पाएंगे। और जितना डेटाज मैं तुमको दे रहा हूं वही डेटाज को तुमको रिटेन करने में मुश्किलें आएगी। तब कोई बच्चा अगर कहता है और फैक्ट चाहिए तो हमको आश्चर्य लगता है कि वो फैक्ट्स के लिए पढ़ रहा है या सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा है। तो सरकार के जुड़े हुए अधिकारी अंतम को कितने लोग बता पाए? ठीक है, वेरी गुड। जितने लोग बता पा रहे हो धन्यवाद उसके लिए। जो नहीं बता पा रहे हो वो एक प्रयास और करो। तो मैं ये बताना चाहता कि यहां पर जो अधिकारी है, नीचे देखो, वो अधिकारी बेसिकली वही रेवेन्यू का, वो मतलब अब जिस मनसबदार को मिल गया पूरा कलेक्शन, वो मनसबदार में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उसका अपॉइंटमेंट वहां नहीं हो। जैसे तुमको अपने होम टाउन का डीएम बना के नहीं भेजा जा सकता, तुम पावर का मिसयूज कर लोगे। तो मनसबदार है, उस मनसबदार को इस बात की सावधानी बरती जाती थी कि उस मनसबदार को उस क्षेत्र में अपॉइंटमेंट ना मिले जहां उसकी अपनी जागीर है। तो वो कहीं और होता था। जैसे अब जसवंत सिंह है, वो इंप्लॉयड थे जमरूद में, तो उनका मनसबदार मिला हुआ, मनसबदार वहां उनको जागीर मिली हुई थी यहां हरियाणा के हिसार फिरोजा में। तो इसका मतलब वो मनसबदार अपने कर्मचारियों के साथ आएगा, अपने कर्मचारियों को भेजेगा, उसके कर्मचारी उसके अधिकारी आके महसूल करके ले जाएंगे। उनको केवल महसूल से मतलब है। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, तहां पर सिकदार आमिल देख रहा है, उसके ऊपर फौजदार अमाल गुजार देख रहा है सरकार के स्तर पर। और वह इस बात को भी देख रहा है कि अमुक मनसबदार कहीं ऐसा ना हो कि अपना शेयर ज्यादा वसूल रहा हो, क्योंकि राजनीतिक फिक्स किया हुआ है। राज्य जैसे भूरा उसका 1/3 फिक्स किया हुआ है और सभी प्रकार के कर फिक्स किया हुआ है। तो कर का रेट मनसबदार निर्धारित नहीं कर सकता। मनसबदार केवल निर्धारित दर पर जितनी रकम है उसको वसूल के चला जाएगा। उसमें किसी तरह का इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सरकारी अधिकारी यहां बैठा हुआ है, सरकारी अधिकारी भी देख रहा है क्या ले रहे हो और क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि इसमें घपला की तो गुंजाइश ही नहीं है, ये इक्तदारी नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे एक परगना है और इस एक परगना के अंतर्गत 50 और 100 गांव है, और यहां पर फिर दूसरा परगना है, यहां पर तीसरा परगना है। तो यहां पर 3 तरह के होते थे जागीर। एक हुआ खालिसा लैंड, इसी में एक खालिसा हुआ। तो खालिसा का जो राजस्व है वो सीधा केंद्रीय सरकार को जा रहा है। जो खालिसा का राजस्व है वो खालिसा का राजस्व सीधा केंद्रीय सरकार को जा रहा है। और ये जो दूसरा जागीर है, जिसको जागीर दे दिया गया किसी मनसबदार को, तो वो जागीर चला गया मनसबदार को। लेकिन बीच में एक स्तर भी कायम किया जा चुका था, उसको कहते थे महल ए पैवाकी। महल ए पैवाकी क्या होता था कि जैसे अब डायरेक्ट ये है, एक तरह से आप तुम कह सकते हो कि महल ए पैवाकी जागीरों का बैंक होता था। जागीरों का बैंक का मतलब ये हुआ कि जैसे आप खालिसा लैंड से
अब आपको किसी को जागीर देना है, और वो लैंड पहले खालिसा लैंड था, तो सीधा खालिसा लैंड से निकाल के तुम जागीर में दे दोगे तो ये बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देगा, क्योंकि हमेशा जागीर को कहाँ रखोगे। अब जैसे हर मनसबदार का जो जागीर था वो परमानेंटली नहीं दिया जाता था, हर 3-4 वर्ष के लिए दिया जाता था, और 3-4 वर्षों के बाद फिर जागीर को वापस ले लिया जाता था, उनका तबादला, और उसके बदले आपको दूसरी जागीर मिल जाएगी। वो जागीर, क्योंकि एक जागीर में अगर लंबे समय तक आपको छोड़ दिया जाए तो कहीं आप निस्वार्थ बन जाओगे, आपके दिमाग में दूसरे तरह का खुरापात आने लगेगा, तो हर 3-4 वर्षों पर जागीर का ट्रांसफर होता था। तो अब जागीर अगर किसी से वापस लिया गया तो उसको खालिसा में सीधे मिला दोगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि राज्य की आमदनी तो फिर जो अपना जो राज्य की आमदनी है वो तो घटती बढ़ती तेजी से, तो पता चला इधर 10 जागीर लौट के आ गया। तो इसलिए क्या करता था राज्य कि एक बीच में उसने एक तीसरा दर्जा बना दिया था, महल ए पैवाकी। महल ए पैवाकी वो था कि जिससे जागीर लेकर अमीरों को आवंटित किया जाता था, और जिस अमीर से जागीर वापस ली जाती थी उसको फिर महल ए पैवाकी में आके रख दिया जाता था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो? क्लियर है? जैसे सीधा खालिसा से आप जागीर में नहीं डाल दोगे, खालसा जागीर के बीच एक महल ए पैवाकी बना दो, जागीरों का बैंक है, महल ए पैवाकी से निकालो, जागीर के रूप में आवंटित कर दो, फिर आप जागीर वापस किसी मनसबदार से लो तो फिर उसको महल ए पैवाकी में डाल दो। हाँ, क्या क्या समझ में पूरा नहीं आया कि ये नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाता है। नहीं, एक्चुअली वही मैं बताना चाहता हूं, समझ लो, मैं उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं, हो जाएगा। देखो, हम आपको ये करना चाहते हैं, जैसे इक्तादारी व्यवस्था थी, तो इक्तादारी में आपने देखा खालिसा अलग है, जागीर अलग है। यहां ऐसा नहीं है, यहां पूरा साम्राज्य ही खालिसा है, और खालिसा से आप जागीर दे रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे वहां तो अब सल्तनत काल में आपने देखा कि इक्ता पर राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण था ही नहीं, वो तो धीरे धीरे आगे चलकर प्रांतीय प्रशासन डेवलप हुआ, तो धीरे धीरे हुआ। नहीं तो आरंभ में आपने देखा कि इक्ता से डायरेक्ट आपको राज्य का नियंत्रण नहीं था। यहां पर क्या है कि राज्य पूरे साम्राज्य का प्रशासन देख रहा है, और पूरे साम्राज्य का प्रशासन देखने के बाद उसमें ही उसी ने तय किया है कि ये जागीर होगा, ये महल ए पैवाकी होगी। अगर तनख्वाह तो देना है तो तनख्वाह चाहता तो नगद में भी दे सकता था, लेकिन अब सवाल है नगद में क्यों नहीं दे रहा है। तो आगे जागीरदारी का डेवलपमेंट बताऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाए कि वो चाहता है कि बड़े जागीरदार राजस्व में ही ले। इसमें राज्य का अपना एक हित है, वो क्या हित है एक ही बार बता दूंगा, तुमको समझने में दिक्कत हो, इसलिए बिट बाय बिट्स बता रहा हूं। अब देखो, तुम्हारे मन में एक बात है जो मैं समझाना चाहूं कि दो तीन शब्द आते हैं कि जागीरदार, तो एक मनसबदार, तुम लोग मनसबदार सब समझ गए? तो मनसबदार जिनको तनख्वाह दिया जाता था, तो तनख्वाह दो तरह से दिया जा सकता था। अगर छोटा मनसबदार हो तो सीधे राजकीय खजाने से नगद निकाल के उनको दे दिया गया, ओके। लेकिन अगर मनसबदार बड़ा स्टेटस हो तो उनको नगद में न देकर जागीर में दिया जाता था। तो पहली बात यह समझ लो कि जिन मनसबदारों को तनख्वाह जागीर में दिया गया वो कहलाए जागीरदार। तो मतलब है कि मनसबदार ही जागीरदार है, एक जागीर धारक के रूप में वही मनसबदार कहला रहे हैं जागीरदार। इतना तो समझ में आ गया। अब सवाल खड़ा होता है कि जागीर का निर्धारण कैसे होगा। तो वही मैं आपको प्रक्रिया बता रहा था कि जागीर के निर्धारण की प्रक्रिया यह है कि अब पूरा का पूरा साम्राज्य है जो राज्य के नियंत्रण, जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो प्रशासन के, राज्य के डायरेक्ट प्रशासन के अंतर्गत है। अकबर ने सूबा प्रशासन की शुरुआत की, और शेरशाह के समय से ही स्थानीय प्रशासन चला आ रहा था। तो एक मानक सूबा प्रशासन, मानक सरकार और परगना का प्रशासन कायम था। और कोई भी अगर भूमि थी जहां से राजस्व मिलता था, तो राजस्व भी राजस्व में कई तरह की चीजें थी, उसमें भू राजस्व भी था,
उसमें चुंगी और शुल्क भी था, उसमें हाट और बाजार कर भी था। वो सारे कर जो पहले राज्य वसूल करता था, राज्य 1/3 उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में लेता था। उसके अलावा चुंगी और शुल्क लेता था। उसके अलावा खाना सुमारी और कई तरह के कर था, वो छोटे मोटे कर चुंगी शुल्क के सब राज्य अपना लेते थे। कई तरह के कर छोटे छोटे, उस सब के सब उसी राजस्व निर्धारण में आ गए। उसको पूर्ण राजस्व निर्धारण कहा गया। वो भू राजस्व निर्धारण से अधिक था और उस एरिया का पूरा राजस्व जब एक जागीर के रूप में उसको क्लब कर दिया गया, वही बन गई जागीर। जागीर का मतलब है राजस्व संग्रह, यानी राजस्व की एक पूर्ण राजस्व निर्धारण की एक इकाई वो जागीर कहलाई और वो जागीरदार को वही ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब आपके सामने प्रश्न यह उपस्थित होगा कि ये तो जैसे आपने कहा जागीर, तो ये फिर खालिसा जागीर ये क्या है? तो पहले आप अपने दिमाग से सल्तनत वाला मुद्दा हटा लो। सल्तनत वाले में क्या था कि वो जो खालिसा लैंड है, वो खालिसा क्षेत्र था, वो बिल्कुल अलग था और बाकी क्षेत्र एकता के रूप में डिवाइडेड था, जहां पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। यहां पर क्या है कि पूरा साम्राज्य ही खालिसा है। अब राज्य उसी में से निकालकर जागीर सब राजस्व निर्धारण है। अब राज्य माना कि टोटल राजस्व 1 लाख दाम है 1 मिनट के लिए, तो राज्य ने तय किया कि इसमें 40,000 दाम हम जागीर के रूप में अमीरों के बीच आवंटित करेंगे। तो राज्य ही तय करेगा कि किस परगना का किस भाग को हम जागीर के रूप में रहने दे और किस परगना के किस भाग को हम खालिसा के रूप में रहने दे, किसको हम खालिसा के रूप में अपने पास रख लें और किसको हम जागीर के रूप में, जो कि सारा का सारा राजस्व ही है। उसी राजस्व में से एक पार्ट खालिसा के रूप में रह रहा है, एक पार्ट जागीर के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन उसी में मैंने आपको बताया कि सुविधा के दृष्टि से राज्य ने क्या किया था कि डायरेक्ट आप मान लो किसी हर 4 वर्ष पर किसी जागीर 3-4 वर्ष पर जागीरदार से जागीर ली जाएगी और फिर ले जाकर सीधे उसको खालिसा में जाके मिला दोगे, तो इनकम खालिसा का फ्लक्चुएट करने लगेगा सीधे। तो उसके लिए राज्य ने एक व्यवस्था की कि बीच का एक निर्धारित कर दिया क्षेत्र महल पैवाकी, मतलब वो खालिसा से निकाल के महल पैवाकी बना दिया और महल पैवाकी से जागीर का आवंटन और फिर जागीर लेकर महल पैवाकी में रखना। समझ में आ गए कि और भी दिक्कत है? तुम लोगों का क्या हाल है? अब बाकी लिखवा दूंगा तो और लिखने के बाद क्रम में जब पढ़ोगे तो याद आ जाए। क्या क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ, वो तो जब तक जागीर के रूप में नहीं बटेगा तब तक महल पैवाकी का सारा कर तो राज्य को ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ा कि कर लेना बंद हो जाएगा। वो तो महल पैवाकी बना दिया गया है कि उसका राज्य संग्रह, तो उसको एक अलग, उसका तो अलग दस्तावेज बनेगा। तो उसका अलग दस्तावेज बनेगा तो महल पैवाकी का जब खंड अलग कर दोगे और उसको जो तुम खालिसा लैंड में मानकर चलोगे नहीं, तो उसमें जो आ रहा है ठीक है और जो जा रहा है वो जा रहा है। लेकिन अगर खालिसा में लेते हो तो उसी दस्तावेज में उसकी रकम चली जाएगी, जिससे पता चलेगा कि राज्य की आमदनी है। पता चला कि फिर 6 महीने के बाद वो जागीर के रूप में बट गई किसी को। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे महल पैवाकी एक बीच का स्टेटस रखना उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया था। आगे बढ़े क्या? लिखिए। हाँ, किधर से आवाज आई? हाँ, नहीं मतलब फिर एक और बताइए क्या करें? नहीं 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 नहीं, राज्य एक बार, अब इनका प्रश्न क्या है सुनिए। इनका प्रश्न यह है कि अगर वहां पर व्यापार बढ़ जाता है या कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है और उस कारण से उस अगर जागीर की आमदनी बढ़ जाती है, तो क्या राज्य एक खास क्षेत्र लेने के बाद बाकी राज्य खुद, मतलब राज्य फिर उसको वो रकम जो अतिरिक्त आ रहा है उसको आप खुद ले लेगा? ये इनका प्रश्न है। तो ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि राज्य ने दिया हुआ था जितना तय करके, उसके बाद अगर कोई मनसबदार उसकी आमदनी बढ़ाता है, सिंचाई के विकास के लिए काम करता है, व्यापार के विकास के लिए काम करता है, तो शुद्ध उसकी अपनी आमदनी होगी। और राज्य ने जानबूझकर ऐसा किया हुआ था ताकि मनसबदारों को प्रेरणा मिले कि मनसबदार वहां विकास के लिए काम करें। क्या उसे राज्य का कोई मतलब राज्य का नहीं होता था? वही तो जागीरदारी संकट आई। राज्य ने ऐसा डंडी मार के दिया कि 12 लाख दाम किसी का निर्धारण होता था तो राज्य
व्यवहार में 11.5 लाख या 11 लाख से ज्यादा नहीं देता था। मतलब वो राजी ने थोड़ा डंडी मार के दिया हुआ था, मतलब उसमें भी नहीं तो कुछ दुकानदार जो होता है जो थोड़ा सा किलो से वजन कम ही रहे,